हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हमने एक बेसिक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे हैं एंड खासकर बिहार स्पेशल में जो आपका हिस्ट्री वाला इतिहास वाला जो पोर्शन है उसको देख रहे हैं। क्योंकि अगर इतिहास को देखा जाए तो ये यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल आते हैं, चाहे आप बिहार दरोगा का एग्जाम देते हो या फिर आप बिहार एसएससी वाला एग्जाम देने वाले हो या फिर बिहार जुडिशरी एग्जाम दोगे, बिहार बीपीएससी आप एग्जाम दोगे, तो जितना भी एग्जाम है ना बिहार का, वो आपको बिना बिहार के हिस्ट्री के आपको इनकम्प्लीट है, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो यहाँ से आपको सवाल बहुत आते हैं। सो अभी तक अगर देखा जाए तो हमारा सफ़र जो है वो शुरू हुआ था आपको कहाँ से, पाषाण काल से। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था सामान्य परिचय बिहार के बारे में। सामान्य परिचय में अर्थात हमने देखा था कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पूरे इस सीरीज़ में, ये जो पूरा जर्नी है इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले। तो जहाँ पे हमने कौन कौन चीज़ों के बारे में बात कर लिया था, सो पहले हमने बात किया था आपको पाषाण युग के बारे में, तो पाषाण युग को हमने देख लिया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महाजनपद के बारे में भी देखा था हमने, जो वैदिक समय काल के बारे में भी देख लिया था। एंड जो आपका डिफरेंट डायनेस्टी, जो आपको डिफरेंट साम्राज्य है, जितने आपको भिन्न तरह के आपको साम्राज्य हैं जिनका उद्भव होता है, जिसमें आपको चाहे नंद वंश हो, ठीक है, उससे पहले आपका हरियन का डायनेस्टी था, हरियन वंश हो, फिर आपका नंद वंश हो, चाहे आपका मौर्य हो, मौर्य के बाद उससे पहले आपको शिशुनाग भी है, शुंग भी है, ठीक है, कानवा भी है, इवन जो कुशानाज है जिसमें आपको कनिष्क प्रमुख माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक देख लिया था। लेकिन अब जो आता है चैलेंज वो है आपका गुप्त साम्राज्य के। ठीक है, अब हम लोग इतिहास को ऐसे नहीं देख रहे, राष्ट्रीय इतिहास के जैसे नहीं देख रहे, नेशनल हिस्ट्री नहीं देख रहे, हम लोग बिहार के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। बिहार के दृष्टिकोण से आपको कौन कौन से साम्राज्य है जो कि आपको डायरेक्टली, ठीक है, एकदम सीधे तरीके से जो है बिहार से उनका संबंध रहा है। तो जिसमें आपको सबसे प्रमुख तो एक मौर्य साम्राज्य आते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने पूरे डिटेल में देख लिया क्या क्या चीजें आपको बिहार के हिसाब से पढ़ना है। दूसरा जो है वो आपका गुप्त साम्राज्य है। तो पूरा लेक्चर जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि अगर कोई बच्चा हिंदी से है तो उनके साथ बहुत सारा जो है भेदभाव होता है, तो यहाँ पे आपको भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको हिंदी में भी नोट्स मिलेगा। और जो बच्चे आपको किस चीज़ से जुड़े हुए इंग्लिश से हैं, उनके लिए भी नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया गया। सो गुप्त साम्राज्य को हम लोग आज क्या करते हैं, बिहार के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो है वो गुप्त साम्राज्य किस तरह का रहा था, गुप्ता जो आपको डायनेस्टी था वो कैसा रहा था, वहाँ पे कहाँ पे उनका रूल हो रहा था। तो सबसे पहले जो है अगेन वही बात आती है कि जब भी हम किसी भी साम्राज्य के बारे में पढ़े, चाहे कहीं भी किसी इतिहास के बारे में किसी पोर्शन से पढ़े, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है हमारा कि स्रोत। ठीक है, कहाँ से हम किस सोर्सेज के बेसिस पे, कौन से स्रोत के बेसिस पे जो है ये पूरे इतिहास के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। चाहे आपका जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य में भी हमने देखा था जैसे कि आपको अर्थशास्त्र था, किसका था, कौटिल्य का था, जिसमें हमने देखा था कि कहीं भी गुप्त जो आपको मौर्य के जो राजा हैं, चाहे उनसे जुड़ा हुआ कुछ भी आपको तत्व है वो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो आपको एग्जैक्टली अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ था, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था कि जो है सप्तांग सिद्धांत के बारे में लिखा था, राजा कैसे होने चाहिए, आपको मंत्री परिषद कैसा होना चाहिए, ये सारी जानकारी हमें मिलता है। दूसरा जो हमने देखा था इंडिका, जो कि आपको किसका लिखा हुआ पुस्तक है, तो ये आपको मेगास्थनीज, और ये हमें ओरिजिनल रूप में, ठीक है, जो आपको परिपूर्ण रूप में हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमने बहुत सारे देखा था कि कुम्हार का किला है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्तंभ लेख है, शिला लेख है, उनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन गुप्त वंश के बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो अगेन यहाँ पे भी जो सोर्सेस हमारे लिए रहने वाला है वो सोर्सेस कौन कौन सा है, तो ये हमारे लिए है अभिलेख, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, अभिलेख। ठीक है, अर्थात इंस्क्रिप्शन। दूसरा है आपका सिक्को। ठीक है, सो सिक्को और अभिलेख के अनुसार जो है आपको इस वंश के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, सिक्को और अभिलेख के अनुसार जो है इस वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, वो प्रथम शासक कौन थे इसमें, प्रथम शासक आपके प्रथम शासक इसमें श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त को प्रथम शासक माना जाता है। ये भी सवाल आता है कि आपको गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, तो चंद्रगुप्त प्रथम याद आ जाते हैं या चंद्रगुप्त द्वितीय याद आ जाते हैं, या फिर आपको इसमें से प्रमुख समुद्रगुप्त का नाम ही याद आता है। लेकिन अब ऐसा सवाल नहीं आ रहा आपको, अगर संस्थापक पूछा जाएगा, फाउंडर पूछा जाएगा, तो श्रीगुप्त का नाम याद रखें, जिसकी उपाधि जो है वो उन्होंने महाराज का धारण किया था, महाराज की उपाधि भी उन्होंने धारण की थी। लेकिन आपको याद रखना है कि गुप्ता साम्राज्य के बारे में बहुत सारे जो है वो जो कहानियां मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार ये है कि जो श्रीगुप्त थे वो आपको क्या थे, सामंत थे। ठीक है, सामंतवाद सिस्टम जो आप देखोगे, जिसको फ्यूडलिज्म बोला जाता है इंग्लिश में, उसका भी उद्भव इसके बाद आता है। लेकिन थोड़ा बहुत इसका शुरुआत हो गया था। तो ऐसा बोला जाता है कि छोटे लेवल पे एक अपना जो है वो जमींदार हुए होंगे या फिर राजा रहे होंगे, इनके पास जमीन वगैरह थी, तो इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था क्या, महाराज। क्योंकि जब हम लोग मौर्य साम्राज्य का पतन देखते हैं तो उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो कहीं राज्य जो है वो उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उसका जो फायदा है वो जो छोटे छोटे आपको क्षेत्रीय राज्य हैं, जिसको रीजनल पावर बोला जाता है, उस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। तो उसी चीज़ का फायदा उठा के ये उपाधि धारण करते किस चीज़ का, महाराज का, कौन, श्रीगुप्त। लेकिन अगर पूछा जाए आपको चंद्रगुप्त प्रथम, अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन था,
किसका? गुप्त साम्राज्य का। तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा आपको रियल फाउंडर कौन था, ठीक है, तो रियल फाउंडर अब किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है, मौर्य नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य आपको किस में है? मौर्य वंश में। इस वंश का जो पहला शासक था वो जिसने आपको महाराजा अधिराज का उपाधि धारण किया था। तो महाराजा तो श्रीगुप्त ने भी खुद को बोल दिया, लेकिन महाराजा अधिराज का जो है वो उपाधि कौन धारण करते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम करते हैं। उपाधि धारण करने का, ठीक है, उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ये सवाल भी पूछा गया था कि कौन से आपको गुप्त साम्राज्य के जो राजा रहे थे जिन्होंने लिच्छवी, लिच्छवी आपको बार बार याद दिला रही हूँ, भज्जी है, ठीक है, जो कि कौन सा महाजनपद है? बिहार में ही 3 महाजनपद में से एक महाजनपद आपको माना जाता है। तो यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था किस चीज में, जब हम लोग हर्यंक वंश के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी हमने देखा था कि बिंबिसार ने भी विवाह किया था, यहाँ पे चेलना से शादी की थी, ठीक है, और जो है वो उनका ही पुत्र था, कौन? अजातशत्रु था, ठीक है। सो यहाँ पे जो है अगेन आप देख रहे हो कि मैट्रिमोनियल एनालिसिस किया जा रहा है, विवाह का जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, विवाह के प्रस्ताव के तहत जो है वो कौन सी रानी है यहाँ पे? राजकुमारी है। तो कुमार देवी से है किनकी विवाह होती है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम की होती है। अब इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें किस चीज़ से मिलता है? सिक्कों से मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे जो सिक्के बने थे उस पे जो है एक तरफ आपको चंद्रगुप्त प्रथम के जो है वो जो आकृति मिलती है, उनका जो है वो चेहरा बनाया गया, पोर्ट्रेट बनाया गया, दूसरी तरफ कुमारी देवी के बारे में। तो ऐसा लगता है कि उनके टाइम पे रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन शिलालेख भी इस चीज़ को क्या करता है? वेरीफाई करता है। फिर इसके अगर देखा जाए, उसने अपनी राज्याभिषेक वर्ष 319 के ईसा पूर्व में गुप्त संवत के शुरुआत में की थी, ठीक है। तो उनका जो है वो राज्याभिषेक इस टाइम पे होता है। उनके राज्य में जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग शामिल किया गया था। सो अगेन अभी याद रखना कि इनिशियली जो आपको गुप्त साम्राज्य का उद्भव होता है, उदय होता है, तो यहाँ पे इनका जो है पूरा राजधानी कहाँ पे रहेगा? पाटलिपुत्र में ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जो है वो जब आप लोग देखोगे गुप्त साम्राज्य अपने पतन पे आएगा तो इसका राजधानी भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही जो बिहार का इंपॉर्टेंस है, जो बिहार का महत्व है, वो आपको घटना शुरू हो जाता है। किसके समय काल में? गुप्त साम्राज्य के समय काल में। जब गुप्त साम्राज्य अपने अंत पे होगा तो इसके साथ साथ बिहार में जो है वो बिहार का भी जो है महत्व जो है वो खत्म होना शुरू होता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से भरे बहुत सारे सवाल आते हैं। समुद्रगुप्त अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार के दृष्टिकोण से। तो इनके बारे में देखते हैं कि अभिलेख और सिक्कों से इन्होंने पराक्रम किया था, ठीक है, और बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया था जो है वो। अब कुछ टाइटल है जो कि देख लेते हैं, जैसे कि प्रकर्म, ठीक है, अप्रतिहारता और विग्रह परिक्रमा, ठीक है, ये कुछ उपाधि है। सर्वजो चेदना, ठीक है, ये कुछ उपाधि है जो कि आपको याद रखना है। और नहीं भी याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको याद रखना है कि महाराजा का, श्रीगुप्त ने महाराजा अधिराज का टाइटल किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। समुद्रगुप्त बहुत सारी उपाधि को धारण करते, सबने याद रखना आपको। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि कौन से इतिहासकार ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट आपको याद हो, बैटल ऑफ वाटरलू कब होता है? मॉडर्न हिस्ट्री में की चीज़ है, आधुनिक इतिहास का पार्ट है। लेकिन उनसे उनकी तुलना की जा रही, किसकी? समुद्रगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त की तुलना की जा रही है किससे? नेपोलियन से। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो इंसान पहले आ रहा है उसकी तुलना जो इंसान बाद में आ रहा है उससे की जा रही, ठीक है। सो जैसे बात वही हो जाता है ना कि जो बेटा है और जो आपको पिता है, पिता से जो है वो बेटा की तुलना या पिता से जो बेटी की तुलना है, उल्टा थोड़ा सा संबंध बन रहा है। तो वैसा ही, ठीक है, हमें उसमें नहीं जाना, बस हमें याद रखना है कि इतिहासकार कौन से इतिहासकार है जिन्होंने इनकी तुलना जो है नेपोलियन से की थी। तो ये V.A. स्मिथ है, जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। इन्होंने किससे तुलना की है? इनकी नेपोलियन से। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर पश्चिम अभियान में 9 राज्यों को क्या किया था? पराजित किया था। ये जो जानकारी है ना वो हमें कहाँ से मिलती है? ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा जानकारी है वो इलाहाबाद, ठीक है, जिसको प्रयागराज प्रशस्ति बोला जाता है, प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है, या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, शिलालेख बोला जाता है। और ये इनका मिनिस्टर था जो कि जिसका नाम था हरिसेना, ठीक है, हरिसेना द्वारा इसको लिखवाया गया था। किसको? प्रयाग प्रशस्ति को, या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इसको बोल लो। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक सवाल जो मिस हो जाता है वो इससे ये मिस हो जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति में केवल आपको किसके बारे में लिखा हुआ नहीं है? समुद्रगुप्त के बारे में केवल नहीं लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त के अलावा आपको मुगल के जो राजा थे, ठीक है, मुगल राजा कौन? जो आपको जहांगीर थे, उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं कि दक्षिण इवन आपको जो 9 राज्य को क्या करते हैं? पराजित करते हैं, 9 राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित करते हैं। ये जानकारी भी हमें वहीं से मिलती है। इसके अलावा दक्षिण अभियान में उन्होंने 12 राजाओं को क्या किया था? जीता था, राज्य को जीता था। समुद्रगुप्त जो क्या करते हैं? विजेता बनते हैं। उसके बाद ये अपना जो है अगेन टाइटल धारण करते हैं जिसमें अधिपत्य, ठीक है, सामंत आधिपत्य का जो है क्या करते हैं? टाइटल धारण करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति को पालन करते हैं, अर्थात ग्रहण मोक्ष
जो है अनुग्रह, पूछा जा सकता है कि ग्रहण मोक्ष जो अनुग्रह है, इस उपाधि को किसने धारण किया था? तो इस उपाधि को धारण करने वाले कौन थे? ऑफ कोर्स समुद्रगुप्त थे। और ये सारी जानकारी आपको याद रखना है कि कहाँ से हम ले रहे हैं, तो इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज प्रशस्ति भी बोला जाता है, और किसके द्वारा लिखा गया था? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, जिसमें ये सारी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो समुद्रगुप्त के बाद राजा हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। एक तो चंद्रगुप्त प्रथम है, एक चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि मौर्य वंश से, दूसरा आपको चंद्रगुप्त प्रथम जो है जो कि आपको इसी से गुप्ता से ही है, एंड चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो भी, इनका भी नाम याद रखना आपको। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर देखा जाए तो ये इनकी ऐतिहासिकता जो है संदिग्ध मानी जाती है। अब इनसे जुड़ा हुआ भी बहुत सारा कहानी है, जैसे हमने देखा आपको समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के से जो आपको संबंधित जानकारी है वो हमें प्रयागराज प्रशस्ति से मिल रहा है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से मिल रहा है। अब इनसे जो जुड़ा हुआ जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो इनसे जो जुड़ा हुआ जानकारी है वो हमें मिलता है आपको सिक्कों से मिलता है, अर्थात आपको 2 पुस्तकें, ठीक है, जिसमें से एक पुस्तक आपको याद रखना, विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ये बुक भी आपको बीपीएससी में पूछा गया है, इवन आपको बहुत जो एग्जाम होता है बिहार में, वहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के द्वारा पूछा गया था कि किसके द्वारा रचित है, ठीक है, इसको किसने लिखा हुआ था, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी आपको विशाख दत्त ने। इसके अलावा विशाख दत्त ने एक और पुस्तक लिखी हुई है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो 2 ऐसी पुस्तक है जिसका बिहार से आपको संबंध है। मुद्रा राक्षस जिसमें आपको नंद वंश के बारे में और मौर्य वंश के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलती है। दूसरा आपको है देवी चंद्रगुप्तम, जिस पुस्तक को भी किसने लिखा? विशाख दत्त ने ही लिखा। इसमें आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। अब देखो चंद्रगुप्त को लेके जो संदिग्ध जानकारी है, इनको लेके इनका नाम जो है विक्रमादित्य था। इसके अलावा देखा जाए तो इवन जो आपका मेहरौली इंस्क्रिप्शन आपने सुना होगा, मेहरौली जो है वो शिलालेख के बारे में सुना होगा, जो कि अगर आप दिल्ली अगर आप कभी आए होगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको कहाँ पे जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार अगर देखने के लिए जाओगे तो वहाँ पे मेहरौली का शिलालेख आपको लगा हुआ है, ठीक है। और वो काफ़ी पुराना है, ऐसा माना जाता है कि अब उसमें थोड़ा बहुत जंग लगना शुरू हो गया। तो उस टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है, बहुत ज़्यादा जो है आपको बात होती है कि किस तरह से कैसा लोहा रहा होगा जो इतने लंबे समय तक बिना जो है वो जंग लगा हुआ रस्ट फ्री जो है वो रहा था, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना, मेहरौली का जो आपको शिलालेख है वो भी किससे जुड़ा हुआ है? चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इनकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम, जो कि आपकी एक पुस्तक है। अब उस पुस्तक में आपको जो है वो कहानी लिखा गया है कि जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय थे और इनका भाई था जिनका नाम था रामगुप्त, ठीक है। सो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र होते हैं, एक रामगुप्त होते हैं, दूसरा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। सो रामगुप्त जो होते हैं वो आपको बड़े भाई होते हैं। तो क्योंकि हमारा जो ऐसा है मतलब सिस्टम है, कस्टम है, हमारा नियम कानून है, जिसके अनुसार क्या होता है कि जो प्राचीन समय में ऐसा ही चलता था कि जो बड़े भाई होते थे उनको ही राज्य गद्दी दी जाती थी, उनका राज्याभिषेक किया जाता था, उनको राज्य गद्दी पे बैठाया जाता था, ठीक है। सो रामगुप्त को भी क्या किया जाता है? राजा डिक्लेयर किया जाता है। जब उनको राजा बनाया जाता है तो राजा बनने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी समय काल में अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य के जब पतन होता है तो उसके बाद हूनास, ठीक है, हून जो है आपको जनजातीय है, ट्राइब है, जो कि सेंट्रल एशिया से, मध्य भारत से, मध्य आपको एशिया से आते हैं और बहुत बार क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। सो उस आक्रमण को बहुत बार विफल भी किया जाता है, लेकिन बहुत बार उसको विफल करने में जो है वो सक्षम नहीं हो पाते। तो रामगुप्त को जब राजा बनाया जाता है तो राज अभिषेक उनकी कर दी जाती है, लेकिन जब हूनास का, ठीक है, वहां से वापस अटैक होता है तो उस अटैक को रोकने में वो विफल हो जाते हैं। और उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि विफलता ऐसे ही नहीं होती, इवन ये भी बोला जाता है कि जो रामगुप्त की पत्नी होती है, धर्मपत्नी होती है, जिसका नाम होता है देवी, ठीक है, देवी होता है, देवी चंद्रगुप्तम होता है उनका नाम। सो देवी का क्या किया जाता है? अपहरण किया जाता है। जब ये अपहरण होता है तो ये बात जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलती है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये काफ़ी जो है इस चीज़ से क्या होते हैं, उनको गुस्सा आता है। इनको इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि अगर मान लो किसी जो परिवार में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तब तो सब लोग यूनाइट हो जाते हैं, सब एकता दिखाते हैं, और इनको ये लगता है कि हमारे वंश के लिए कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा? काला धब्बा हो जाएगा। तो ये रामगुप्त को बताते हैं कि आपको आक्रमण करने की जरूरत है, ठीक है। बट ऐसा पता चलता है कि रामगुप्त जो है वो अपने आप में क्या होते हैं? डरपोक होते हैं और इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते, बोलते नहीं ठीक है जैसे वैसे चलने देते हैं। तो फिर उनको लगता है, देवी जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको ऐसा लगता है कि इस तरह से तो काम चलने वाला नहीं। आज जो आपको राज्य से रानी को उठा के लेके गए हैं ये लोग, कल को क्या करेंगे? बुरे तरह से राज्य को ध्वस्त कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनके बिहाफ पे जो आपको रामगुप्त है उनके बिहाफ पे जाके क्या करते हैं? ये बैटल लड़ते हैं, और ये क्या करते हैं? हुनास जो आपको जनजाति है उसको क्या करते हैं? डिफीट करते हैं, और उसको खदेड़ के निकालते हैं। कहाँ से? आपको पूरे पाटलिपुत्र के आसपास जो उन्होंने अपना डेरा बसाया हुआ था उनको खदेड़ के निकालते हैं और रानी को वापस लेके आते हैं। और उसी ये सारी जो जानकारी हमें वो उसी पुस्तक से मिलती है। तो उस पुस्तक में इस तरह की कहानी है, इसीलिए बोलते हैं कि इनके बारे में जानकारी जो थोड़ा जो है संदिग्ध है, मिस्टीरियस है। उन्होंने देवराज, देवगुप्त, देवश्री और विक्रमादित्य, तो ये टाइटल आपको याद रखना है। एक तो समुद्रगुप्त वाला जो है वो नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय वाले में आप नहीं भूल सकते हो। इनको देव देव जितना मिल जाए ना तो समझ लेना कि देवराज देवदूत जो भी है इनको ही बोला जाता है, कि इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है। और विक्रमादित्य, क्योंकि जो आपका मेहरौली का शिलालेख है वहां पे कहीं भी चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पे क्या लिखा हुआ आपको, विक्रमादित्य लिखा हुआ है। और उसका जो कार्बन डेटिंग हुआ है उससे ये पता चलता है कि ये उनका ही शिलालेख रहा होगा, ठीक है, उनके द्वारा लिखवाया गया होगा। आदि नामों से क्या जाना जाता है इनको, ठीक है। उन्होंने ध्रुवा देवी से विवाह किया था, वही ध्रुवा देवी जो हमने देवी के बारे में अभी बात किया था, देवी चंद्रगुप्तम वाले में, रामगुप्त से जिनकी शादी हुई थी पहले। सो ध्रुवा देवी से विवाह करते हैं। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लोहा स्तंभ जो है, आयरन पिलर जिसको बोलते हैं, वो इनके द्वारा ही क्या किया गया था आपको, चंद्रगुप्त के सिंधु पार जो है उसमें आपको राजाओं द्वारा पूर्व बंगाल तक की विजय, इससे सब कुछ इनकी जितनी भी विक्ट्री है ना, जितना भी इन्होंने जो को जीता है, जो भी राज्य को क्या किया अपने राज्य में सम्मिलित किया है, चाहे ये सिंधु घाटी से आपको उधर वाला पोर्शन हो जाए, गंगा नदी के आसपास वाला एरिया हो जाए, तो कहाँ कहाँ इनका जो है वो राज्य विस्तार था। तो हम लोग बात करते हैं ना कौन सा राजा ने कहाँ तक रूल किया था, किनको सम्राट बोलना चाहिए, किसको महाराजा अधिराज बोलना चाहिए, किसको जो है वो आपको राजा बोलना चाहिए। तो इनका जो है वो विस्तृत जानकारी हमें मेहरौली जो आपको, जिसको हम लोग लोहा जो आपको स्तंभ बनाया गया वहां से हमें ये सारी चीजें मिलती है। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं की जो कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आपको बदलाव आ रहा था, तो इससे सारी चीज़ों को जोड़ के देखा जा सकता है। जो उनकी पुत्री थी प्रभावती देवी, उनका जो है वो विवाह करवाया जाता है कहाँ पे, वकाटक, ठीक है। वकाटक शासक, वकाटक आपको विंध्यास वाले को पोर्शन को क्रॉस जब करते हैं, खासकर जो आपको दक्कनी पठार वाला है, महाराष्ट्र वाला थोड़ा बहुत पोर्शन आता है, वहां पे इनका क्या था आपको राज्य था वकाटक का। और शासक जो था उनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। सो प्रभावती देवी का जो है रुद्रसेन द्वितीय से विवाह करवाया जाता। और ये विवाह करवाने का मतलब यही रहता कि हम उस पूरे एरिया को कर लेंगे जो है सिक्योर करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेफ जोन, बफर जोन बना लेंगे। तो विवाह होता है और प्रभावती जो है आपको गुप्ता जो है वो भी बहुत सारी आपको शिलालेख जो है लिखवाती है, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। चीनी यात्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से यात्री किसके समय काल में आए थे, ठीक है। चाहे फाहियान किसके समय काल में आते हैं, हुनसेंग बोला जाता है, या ज्वांगजेंग बोला जाए, इत्सिंग बोला जाए, वो किसके समय काल में आ रहे हैं। फिर मार्को पोलो किसके टाइम पे आते हैं, इवन बतूता किसके टाइम पे आते हैं। तो इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में। सो आपको याद रखना कि चीनी जो आपको फाहियान है वो किसके समय काल में आते हैं, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आते हैं और लगभग ये 14 वर्ष तक यहाँ पे रहते हैं, 14 ईयर्स तक, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है कि फाहियान को पनिशमेंट मिला हुआ, ठीक है, उनको जो है वो पनिशमेंट दिया गया था। चाइनीज जो वहाँ पे डायनेस्टी थी, रूलर्स थी, उन्होंने उनको वहाँ से निकाल दिया था, ठीक है, उनको निकाल दिया था, बोला था कि आप जाओ जहाँ भी आपको जाना है। लेकिन ऐसा बोला था जब वो भारत आते हैं, 14 साल यहाँ पे रहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जब वापस जाते हैं तो इनका बड़ा ढोल और नगारों के साथ क्या होता है, एंट्री होता है, इनको सम्मानित किया जाता है, क्योंकि यहाँ से वो इतना ज़्यादा ध्यान जो है आपको ज्ञान अर्जन करके जाते हैं। और साथ के साथ जो यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पुस्तकें होती है, स्क्रिप्चर्स होते हैं, वो उठा के अपने साथ लेके जाते हैं, तो इसलिए उनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा माना जाता है कि उनकी दरबार में 9 रत्न थे। सो 9 रत्न के बारे में कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए, आपको 9 ज्वेल्स के बारे में पूछा जाए, तो 9 ज्वेल्स तो आपको अकबर के टाइम पे भी थे, ठीक है। इवन आपको जो केडीआर बोलते, कृष्णदेव राया बोलते, उनके टाइम पे भी थे। और आपको अष्ट प्रधान बोला जाता है किनके टाइम पे, मराठा शिवाजी के टाइम पे भी थे। तो कुछ जो बहुत ही मूल्यवान चीजें, मूल्यवान व्यक्ति जो है सबके राज्य में रहे हैं। सो इनके राज्य में 9 रत्न थे, जिसमें से आपको नाम, सबका तो नाम याद रहे न रहे, कुछ नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ नाम जैसे कि आपको शनक का, देखो यहाँ पे कालिदास का नाम रखना है, धनवंतरी, शनक का, ठीक है। इसके अलावा अमर सिम्हा, सांकू, बेताल भट्ट, घट कोपर, ठीक है, फरामिहिर और वरुचि। जिसमें से जैसे कालिदास है वो आपको किस चीज से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सारी पुस्तक जो है किनके द्वारा रचित है, ये तो कालिदास के द्वारा रचित है। धन्वंतरी जो है वो आपको आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनको फिजिशियन बोला जाता था। फिर आपका शनक जो है ये आपको आर्किटेक्चर वगैरह से जुड़े हुए थे, जो कि आपको वास्तुकला से जुड़े हुए लोग हैं। अमर सिम्हा जो ये आपको लिटरेचर से, मतलब ये डिक्शनरी जो हम लोग बोलते हैं ना, शब्दकोश के बारे में बात करते हैं, तो इनके द्वारा शब्दकोश लिखा गया था। सांकू ये भी आपको आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हैं। एंड बेताल, विक्रम बेताल आपने सुना होगा, ठीक है। सो बेताल जो इनको मैजिशियन बोला जाता है, इनको जो है वो जादू वगैरह करते थे, ठीक है। यहाँ पे वरामिहिर बहुत इंपॉर्टेंट है, वरुचि, ठीक है। वरामिहिर और वरुचि आपको याद रखना, ये आपको जो हम लोग बोलते हैं ना कि गुप्त जो आपको काल था उसको क्या बोला जाता है, स्वर्णिम युग बोला जाता है। स्वर्णिम युग किस लिए बोला जाता है, क्योंकि कला संस्कृति के साथ साथ यहाँ पे विज्ञान पे भी बहुत ज़्यादा जो है उपलब्धि हासिल की गई थी। विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारे हमने क्या किया था, उपलब्धि लिया था। सो इन्हीं का नाम याद रखना आपको, वरुचि और वरामिहिर, जो कि आपको किससे जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
कुमारगुप्त के बारे में। और ये भी बिहार के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, द्वितीय नहीं, दो चीज़ें याद रखें हमको। कुमारगुप्त, जैसे हमने चंद्रगुप्त दो एक के बारे में पढ़ा, फिर दूसरे के बारे में पढ़ा, तो फर्स्ट वाले में ज़्यादा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, बट जो द्वितीय वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको 9 ज्वेल्स के बारे में, 9 रत्न के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो उनके द्वारा उनके टाइम पे पुस्तक वगैरह लिखी हुई थी, फिर उन्हीं के टाइम पे 2 राजधानी भी होती, एक राजधानी वो पाटलिपुत्र को भी बनाते हैं, दूसरा राजधानी उनके टाइम पे उज्जैन को बनाया जाता, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप देखोगे राजधानी शिफ्ट होना शुरू हो गया, तो बिहार से आप धीरे धीरे लोग सेंट्रल जो आपको इंडिया की तरफ है, मध्य भारत की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कुमारगुप्त प्रथम है, इनसे क्या हुआ जुड़ा हुआ जानकारी है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो इनके टाइम पे ही बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, उनको लगता है मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के टाइम पे बना हुआ था आपको क्या, नालंदा। ऐसा नहीं है, ये फैक्चुअली आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना कि नालंदा जो है वो किसके समय काल में बनता है, तो कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पे बनता है, ठीक है। सो कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मंदसौर, ठीक है, अभिलेख और वत्स भट्ट द्वारा ये रचित था। तो जैसे हमने देखा था किसके बारे में, हमने देखा था किस चीज़ के बारे में, अभी जस्ट हमने देखा है आपको जो है इलाहाबाद, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। अब ये वाला जो है आपको जो कुमारगुप्त के बारे में है, वो कुमारगुप्त के बारे में मंदसौर है, ठीक है। सो मंदसौर इंस्क्रिप्शन वत्स भट्ट के द्वारा लिखा गया, भट्टी के द्वारा लिखा गया, इसमें हमें कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। और कुमारगुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना करते हैं, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ वाला एरिया है। और इसमें अगर देखा जाए तो महायान बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म में भी 2 तरह का बुद्धिज्म मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, क्या क्या था, हीनयान क्या था, महायान क्या था। सो जो आपको महायान बुद्धिज्म था उसकी जो है वो शिक्षा दी जाती थी। फिर आपको स्कंदगुप्त है, ये इनसे आपको भीतरी जो है अभिलेख जुड़ा हुआ, जिससे पता चलता है कि आपको कि कुमारगुप्त के शासन काल में आपको पुष्यमित्र द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसको रोकने के लिए उन्होंने जो है स्कंदगुप्त को भेजा था, ठीक है। फिर इसी काल में आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, और जो कि राजगीर जिले में स्थित है। कुमारगुप्त ने इन्होंने महेंद्र आदित्य और की उपाधि धारण की थी। सो ये इंपॉर्टेंट है, महेंद्र आदित्य की उपाधि कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और स्कंदगुप्त से बस एक ही चीज याद रखना आपको, अगेन इनके टाइम पे हून का जो है, हून जिसने हमने बात किया ना, किसके टाइम पे हो रहा था, देवी चंद्रगुप्तम के टाइम पे हो रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे हो रहा था, वही हून आक्रमण फिर से आपको होना शुरू हो जाता है, जिसको विफल करते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, जिसको गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, जिसके बारे में स्कंदगुप्त ने मलेच्छों को, मतलब हूनों को क्या किया था, आक्रमण को विफल किया था, इस चीज को रोका था। इसके अलावा जो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील था। अब सुदर्शन झील से भी प्रश्न आपको आया हुआ था कि सुदर्शन झील एक तो कहाँ पे है, तो आपको याद रखना गिरनार, जो कि आपको गुजरात में वहीं पे है। और इस झील को बनाया किसके समय काल में गया था, तो इस झील को बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में, ठीक है। इसको वापस से ठीक किया था अशोका ने भी ठीक किया था, बट फिर से वहां पे आपको जो भी आपको आपदा आई थी उसकी वजह से क्या होता, चीजें खराब हुई थी, तो जो स्कंदगुप्त है उसको वापस रिपेयर करते हैं, उसको फिर से ठीक करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोहोम अभिलेख के अनुसार उनकी उपाधि शक्र आदित्य थी, जो कि क्योंकि उन्होंने शाखाओं को रोका था, तो शक्र आदित्य का उपाधि भी किसने धारण किया था, स्कंदगुप्त में। और उन्हें चीन में एक दूत भेजा था। तो ये पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा चीन में दूत भेजा गया था, तो ये भी जो है स्कंदगुप्त के द्वारा भेजा गया था। सो अभी क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में, सो गुप्त साम्राज्य से हमने कहाँ देखा था, श्रीगुप्त के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद घटोत्कच आते हैं, फिर आप अगर देखोगे तो चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है वो समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त के बाद आपको कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है आपको कुमारगुप्त आते हैं, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त। इसके बीच में बहुत सारे और भी राजा आएंगे, जिसमें इतना ज्यादा आपको जानकारी एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपको बिहार से इंपॉर्टेंट है, उतने ही चीजों को दिमाग में फिक्स करने की भी जरूरत है, आवश्यकता है, ठीक है। अब जो गुप्त वंश का डिक्लाइन होता है, क्योंकि डिक्लाइन हो गया इसका, धीरे धीरे पतन होना शुरू होता है। सो पतन के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या क्या आपको कौन कौन से और जो है आपको साम्राज्य की जो है वो स्थापना की जाती है, जिसमें चीनी यात्री, ठीक है। सो उत्तर गुप्त के बारे में अगर पूछा जाए, लेटर गुप्ता के बारे में बात किया जाए, तो इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सांगह्युन, ठीक है, या हुनसेंग जिसको बोला जाता है। इनके पुस्तक से, सीयू की उनकी पुस्तक है, जिसके द्वारा हमें इनसे जानकारी मिलती है कि वो भारत में आए थे। या फिर इनको इत्सिंग बोला जाता है, जो कि 629 से 645 के बीच में, ये लगभग 16 वर्ष तक, तो 14 वर्ष तक हमने देखा था किसके बारे में, फाहियान के बारे में, लेकिन 16 वर्ष तक आपको कौन रहते हैं, यहाँ पे जो है हुनसेंग रहते हैं, और भारत में रहकर जानकारी एकत्रित करते हैं। तो हुनसेंग की जो पुस्तक है, ठीक है, उनका जो द्वारा रचित आपको पुस्तक है, जिसको सीयू की बोला जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, जैसे मगध के शासक
नरसिंह गुप्त होते हैं, ठीक है, जिनको बालादित्य जो है बोला जाता है। बालादित्य ने हुन शासक को मिहिर कुल से पराजित किया था। फिर स्कंद गुप्त के बारे में उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि पूर्व गुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय। तो बाकी जो लेटर गुप्ता जिसको हम लोग बोल रहे हैं, आपको उत्तर जो गुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी जानकारी हमें इनके पुस्तक से मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे ही आपको लिखा हुआ है कि विष्णुगुप्त जो है मगध पर शासन करने वाले गुप्त वंश से आपको अंतिम शासक थे। तो आपको गुप्ता वंश के बारे में याद रखना कि अंतिम शासक अगर पूछा जाए एग्जैक्टली आपको कौन थे, तो ये आपको विष्णुगुप्त थे, ठीक है। गुप्त वंश के साथ ही आपको मगध साम्राज्य का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। मगध में आपको, क्योंकि आप देखोगे कि मगध जो है वो आपको सेंटर ऑफ पावर नहीं रह जाएगा, सेंटर ऑफ शक्ति नहीं रह जाएगा। यहाँ से आपको पावर शिफ्ट हो रहा है। पावर कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ईस्टर्न इंडिया से आपको सेंट्रल इंडिया की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस टाइम पे आपको आक्रमण जो है, ठीक है, जो आपको अटैक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अटैक बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि आपको जो यहाँ पे आप आसपास की, जैसे कि मान लो हुनास का अटैक होगा, या फिर आपको अदर ट्राइबल्स जो है जनजाति का अटैक करेंगे, तो हमें सेफ कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में बैठ के तो आप ईस्टर्न भारत में, इधर जो आपको पूर्वी भारत है वहां पे बैठ के तो आप सेफ नहीं कर सकते ना, आपको मूव तो करना पड़ेगा कहाँ पे, मध्य भारत में। तभी तो आप पूरे इस एरिया को, उधर वाले एरिया को वापस से क्या करोगे, अटैक तो आपको इधर से ही हो रहा है, इधर से ही हो रहा है, इधर से हो रहा है, तो इसी वाले एरिया में कहीं आपको आके रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हम लोग देखते हैं कि आपका जो कौन सा एरिया है, जो आपका बिहार वाला एरिया है, उसका महत्व कम होना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे जो पावर है वो कन्नौज की तरफ, उज्जैन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और बिहार के दृष्टिकोण से गुप्त वंश के बाद, डिक्लाइन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका पाल डायनेस्टी, ठीक है। पाल, अब पाल डायनेस्टी आपको दो पाल डायनेस्टी आएगा। एक तो आपको जो पाल डायनेस्टी कहाँ पे होता है, असम में होता है, वो वाली डायनेस्टी अलग है, ठीक, वो साम्राज्य अलग है। बिहार वाला जो पाल डायनेस्टी वो अलग है, ठीक है। सो पाल डायनेस्टी के बारे में अगर देखा जाए तो पाल वंश, ठीक है, ये गोपाल के द्वारा इसकी क्या गई थी, स्थापना की गई थी। तो बहुत बार सवाल ये भी पूछा गया है, ठीक है, किसके द्वारा आपको पाल वंश की जो है स्थापना की गई थी, तो गोपाल के द्वारा की गई थी। 750 से लेके आपको 770 ईसा पूर्व में इनकी स्थापना की गई थी पाल वंश की। पाल वंश में आपको संस्थापक का नाम माना जाता क्या है, जिन्होंने विस्तार किया था बिहार तक, ठीक है, गोपाल ने आपको औदंतपुरी महाविहारा बनाया था। अब अगर देखा जाए तो बिहार, हम लोग हमेशा बात करते प्रमुख रहा है, आपको एकदम जो बोलते हैं ना सेंटर रहा, गढ़ रहा है, किस चीज के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है। चाहे आपको नालंदा के रूप में देखें, चाहे उसके बाद उदंतपुरी के बारे में देखें, चाहे आप विक्रमशिला के बारे में देखें, तो बहुत सारे आपको विश्वविद्यालय जो यहाँ पे प्रमुख विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। जैसे अब तक्षशिला आपको याद रखना, ये बिहार में नहीं था, ठीक है, ये आपको जो है जो किधर वाला एरिया है, आपको फिलहाल प्रेजेंट डे में देखा जाए तो पाकिस्तान वाला जो रावलपिंडी वाला एरिया है, वहाँ पे जो पंजाब उसको बोलते हैं, पाकिस्तान वाला पंजाब, वहाँ पे आपको है तक्षशिला, ठीक है। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए सबसे पुराना विश्वविद्यालय वो कहाँ पे है, तो नालंदा। बिहार के, इंडिया के हिसाब से बोल रही, ठीक है, भारत के हिसाब से, जब तक हमारा पाकिस्तान के साथ सेपरेशन नहीं होता। बट अगर पूछा जाए विश्व में सबसे पुराना, तो तक्षशिला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो जो कुछ पुराने आपको विश्वविद्यालय हैं वो आपको, जैसे कि कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पे बन रहा है आपको नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन पाल वंश के टाइम पे भी आपको शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के हिसाब से काफ़ी सारी जो है उपलब्धियाँ हासिल होती है, जिसमें आपको ओदंतपुरी का नाम याद रखना है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है ये भी आपको किस धर्म से जुड़ा होगा, बुद्धिज्म से ही जुड़ा होगा। बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ शिक्षा यहाँ पे जो है लोगों को दिया जाता है। अब ये बनाया किसके द्वारा जाता है, गोपाल के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें आपको जो बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में स्थित है, तो यही बिहार शरीफ में, वहाँ पे ऑलरेडी नालंदा भी था, वहीं पर उदंतपुरी भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे महावीरा पंचनन नदी के तट पर हिरण्य पर्वत से, ठीक है, स्थित था। तो ये महावीरा जो है वो 5 नदियों से घिरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पर्वत है, तो हिरण्य पर्वत है, ठीक है। याद रखना ये चीजें भी थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चीजें है। जो पाल वंश है उसमें आपको धर्मपाल का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाउंडर का नाम तो याद रखना है गोपाल, ठीक है। उसके बाद धर्मपाल, इनका समयकाल कब से कब तक रहा है, तो 770 से लेके 810 तक जो है वो किनका समयकाल रहा है, धर्मपाल का, ठीक है। उनके समय पे आपको त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको हम लोग ट्रिपाटाइट स्ट्रगल बोलते हैं, त्रिपक्षीय युद्ध होता है। और यह युद्ध जो है वो पूरी जो है, जो आपको बिहार की नहीं, इवन आपको पूरे भारत की जो है वो इतिहास को बदल देता है। 3 जो है आपको बड़े बड़े जो आपको राजा होते हैं या फिर आपको साम्राज्य होते हैं, इसके बीच में लड़ाई होती है। ईस्टर्न इंडिया से पाला था आपको, ठीक है, फिर आपको प्रतिहारा, और ये इधर आपको राष्ट्रकूट जिसको बोलते हैं। तो ये आपको दक्षिण भारत से याद रखना, साउथ से था। ये ईस्टर्न इंडिया अर्थात पश्चिमी भारत से था, ठीक है, पूर्वी भारत से था। पूर्वी भारत से आपको पाल वंश है, और जो आपको पश्चिमी है जिसको हम लोग वेस्टर्न इंडिया बोले, वहां से आपको प्रतिहाराज होंगे। तो इनके बीच में किस चीज की लड़ाई होती है, कन्नौज के लिए, ठीक है। कन्नौज पावर ऑफ सेंटर बन चुका है, क्योंकि कन्नौज आपको
हर्षवर्धन के समय काल में भी काफी इंपॉर्टेंट था। जब हर्षवर्धन की क्या की कर दी जाती, हत्या कर दी जाती, किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो यहाँ पे आपको वॉइड क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे आपको एकदम खालीपन हो जाता है। अब बोला जाता है कि कन्नौज पे किसका सत्ता होगा, तो सत्ता तो उसका ही होगा जो अपने आप में सबसे शक्तिशाली होगा। तो ये शक्ति परिदर्शन जो है, शक्ति का जो है वो क्या होगा, दिखावा होगा किनके बीच में? प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास के बीच में। अब ये कंटिन्यूसली तीनों के बीच में बहुत लड़ाई होगी, और लड़ाई होते होते जो है लास्ट में कोई नहीं बच जाता आपको। इसके बाद अब देखते हो कि भारत में जो है वो आक्रमण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं उसकी जो है उद्भव होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल देख लेते हैं आपको शुरुआत जो है वो प्रतिहार राज द्वारा किया गया था। जो हम लोग ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में बात करते हैं, उसकी शुरुआत जो है वो कौन करता है? प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार के राजा होते हैं जिनका नाम होता है वत्सराज। इन्होंने धर्मपाल को क्या किया था? हराया था। ठीक है, धर्मपाल वैसे अपने आप में काफ़ी है टॉलरेंस इंसान थे, इनको शिक्षा पे ज़्यादा जोर था, इनको कला संस्कृति को बढ़ावा देने में ज़्यादा दिलचस्पी था। ये युद्ध वगैरह में लड़ते जरूर थे, बट इनका युद्ध को लेकर उतना ज़्यादा ऐसा नहीं था कि युद्ध ही लड़ना है। ठीक है, बाकी जैसे कि प्रतिहाराज थे उनको था कि कन्नौज कंट्रोल करना है। राजपूत से भी बहुत सारे ऐसे राजा होंगे जो कला संस्कृति पर ध्यान देंगे, लेकिन कुछ ऐसे राजा होंगे जिनको कन्नौज में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगा। ठीक है, सो ध्रुव पराजित कर देते हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था बाद में? राजपूत राजा ध्रुव को हराया था। तो ये ट्रिपाटाइट स्ट्रगल देखा जाए त्रिपक्षीय युद्ध। तो एक बार आप देखोगे कि राजपूत जो है वो प्रतिहार को हरा रहे हैं, प्रतिहार जो है वो पाला को हरा रहे हैं, पाला जो है वो फिर प्रतिहार को हरा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली आपको बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। फिर आपको ध्रुव जो है दक्षिण लौटने के बाद जो है धर्मपालक ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इसके बाद इंद्र युद्ध के हराकर अपने ने क्या किया? उन्होंने चक्र युद्ध को कन्नौज में सिंहासन पर बैठाया। तो चक्र युद्ध आपको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चक्र युद्ध किसके समय काल में हुआ था, कौन से पाला वंश के राजा थे जिनके टाइम पे होता है? तो धर्मपाल का बस नाम याद रखना है। इसके अलावा आपको धर्मपाल के शासन काल में आपको प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय द्वारा, जिनको वत्सराज का पुत्र माना जाता है, कुछ समय के लिए मुंगेर के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो पाला के होते हुए, पाल वंश के होते हुए जो है आपको प्रतिहार के राजा होते हैं जिनका नाम होता है, क्या होता है? नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय का भी आपको क्या था? रूल रहा था कहाँ पे? मुंगेर में। फिर आपको धर्मपाल ने आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये सवाल आपको पूछा जाता है विश्वविद्यालय से। तो विक्रमशिला जो आपको प्रेजेंट है कहाँ पे? भागलपुर में है। और इसको जो है वो वज्रयान बुद्धिज्म से जोड़ा जाता है। जैसे हमने महायान के बारे में बात किया, महायान से शिक्षा आपको नालंदा में दिया जाता था। वज्रयान से जुड़ा हुआ जो शिक्षा है वो आपको कहाँ पे दिया जाता था? विक्रमशिला, जो कि आपको प्रेजेंट डे भागलपुर में है, वहाँ पे इसकी शिक्षा दी जाती थी। अभी देखोगे तो वो अपने आप में खंडर है। ठीक है, बाकी नालंदा को तो थोड़ा बहुत रिवाइव किया गया, लेकिन विक्रमशिला की अभी भी हालत खराब ही है। फिर विक्रमशिला के बारे में अगर देखा जाए तो ये हुआ विश्वविद्यालय भागलपुर ऑलरेडी है, लगभग 50 किलोमीटर जो है वो अंचिक गांव है जो कि वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा ये सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर को वैसे सिल्क सिटी बोला जाता है, यहाँ का जीआई टैग भी है। ठीक है, सोमपुर महावीरा, तो ये सोमपुर महावीरा भी पाल वंश के समय काल पे बनाया जाता है, लेकिन ये बिहार में नहीं है। ठीक है, उदंतपुर, नालंदा और विक्रमशिला, ये तीन आपको याद रखना बिहार में है। लेकिन जो सोमपुर है वो बांग्लादेश में नवगांव जिला है, जहाँ पे इसको पहाड़पुर गांव में स्थित है। ये निर्माण धर्मपाल के द्वारा किया जाता है। तो धर्मपाल ने 2 विश्वविद्यालय बनवाया, एक आपको विक्रमशिला जो कि आपको भागलपुर में है, वज्रयान बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, सोमपुर जो कि बांग्लादेश में है प्रेजेंट डे। ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ठीक है, तो विश्व धरोहर में अगर देखा जाए तो 2 आपको, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत की तरफ से, सोमपुर आपको बांग्लादेश में, और इवन जो आपको तक्षशिला है वो भी विश्व धरोहर के सूची में आता है। अभिलोकों में धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है, और जबकि गुजरात कवि ने सोधुल, ठीक है ना, उन्होंने उत्तर पथ स्वामी कहा था। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से जो आपको गुजराती कवि ने इनको उत्तर पथ कहा था, तो इनका नाम याद रखना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि सौगात, बहुत बार पूछा गया परम सौगात किसको बोला जाता है। ऑप्शन में समुद्रगुप्त का भी नाम आ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नाम आ जाएगा, तब कंफ्यूजन में आ जाओगे क्योंकि लगेगा उनका ही नाम हो सकता है। और ये जनरली पाल वंश बहुत बच्चे कम पढ़ के जाते हैं, लेकिन अगर देखोगे बिहार दृष्टिकोण से तो इसको मिस नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो है धर्मपाल के बाद आपको देवपाल आते हैं। इन्होंने आपको मुंगेर को अपनी राजधानी घोषित किया था। ठीक है, तो अगर आपको याद आ रहा होगा आधुनिक भारत, ठीक है, जो कि आपको बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी से पहले हो रहा है। ठीक है, सो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि जो है बंगाल से जो आपको उसको मुर्शिदाबाद से कैपिटल मुंगेर की तरफ शिफ्ट किया गया था, ऐसा कुछ हुआ था ना। वैसे आप देखो देवपाल ने क्या क्या किया, उन्होंने मुंगेर को राजधानी बना ली। क्यों बना ली? क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि धर्मपाल के समय काल में आपको नागभट्ट द्वितीय, जो कि आपको प्रतिहारा राजा होते हैं, वो प्रतिहार राजा होते हैं वंश से, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको मुंगेर पर आक्रमण करते हैं, मुंगेर को अपने जो है अधीन में ले लेते हैं। तो उनको लगता है कि मुंगेर को सिक्योर करना ज़्यादा जरूरी है, तो ये कैपिटल ही क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमने इनिशियली देखा था कि पाटलिपुत्र, राजगीर, इसको कैपिटल बनाया जा रहा है,
वैशाली को कैपिटल बनाया जा रहा है, लेकिन पाल वंश के टाइम पे मुंगेर को भी राजधानी बनाया गया था। उन्होंने आपको जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया, जावा और जो आपका सुमात्रा इंडोनेशिया में ये आइलैंड है, वहाँ के आपको शासक होते हैं जिनका नाम होता है शैलेंद्र, ठीक है, बालपुत्र देव, को नालंदा में विहार निर्माण करने के लिए क्या किया था, 5 गांव दान किया था। तो ये सवाल आया हुआ है यूजीसी नेट में भी आपको पूछा गया था, इवन आपको बिहार के एग्जाम में भी पूछा गया था कि 5 गांव को देने वाले जो है वो राजा किसके कौन थे, तो देवपाल थे। और किसको दिया था, ये जो शैलेंद्र शासक है जिनका नाम होता है बालपुत्र देव, उनको उन्होंने 5 गांव दिया था ताकि यहाँ पे नालंदा जो है वहाँ पे विहार को और ज़्यादा विस्तृत किया जाए और उससे जुड़ा हुआ जो है आपको चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। महिपाल आपको प्रथम, महिपाल में भी प्रथम द्वितीय भी है तो याद रखना आपको। महिपाल प्रथम जो है वो आपको, उन्होंने पाल वंश को क्या किया था, पुनर् जो स्थापना किया था, श्रेय इनको दिया जाता है। उनके समय में आपको राजेंद्र चोल जो है आक्रमण किया था। सो अब चोल वंश से भी आपको कनेक्शन है। इस समय चोल वंश आप देखो तो पाला कहाँ पे है, पाला आपको बिहार में, बंगाल में है, और उस टाइम पे आपको तमिलनाडु से अटैक हो रहा है। और कौन अटैक करे, राजेंद्र चोला ने आक्रमण किया था। उन्होंने बौद्ध भिक्षु और अतीश दीपांकर के नेतृत्व में आपको तिब्बत के लिए एक कूटनीति मिशन भेजा था। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको कि कौन जो है बौद्ध भिक्षु को कहाँ पे भेजता है, तिब्बत समझ लो, ठीक है, तिब्बत भेजा जाता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो अतीश दीपांकर का नाम याद रखना, बहुत बार पूछा गया। अतीश दीपांकर जो है वो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, तो बौद्धिज्म से आपको जुड़े हुए हैं, जिनको भेजा जाता है तिब्बत। नव रामपाल ये इस वंश के अंतिम प्रमुख शासन माने जाते हैं, जिन्होंने आपको शासनकाल में, इनके टाइम पे क्या होता है आपको जो है वो केवर्त रिवेलियन बस आपको याद रखना किसके समय काल में हो रहा है, तो रामपाल में। और ये अंतिम शासक, प्रमुख शासक माने जाते हैं पाल वंश के। तो इतना था। जो नेक्स्ट जो आपका रहने वाला वो है आपका कर्नाट डायनेस्टी। अब यहाँ से आपका मध्यकालीन भारत जो किसके हिसाब से, बिहार के दृष्टिकोण के हिसाब से शुरुआत हो जाती है। तो कर्नाटक वंश थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, लेकिन जब हम लोग मध्यकालीन भारत जो मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पे सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। सो कर्नाट वंश के बारे में अगर देखा जाए तो इस वंश के संस्थापक कौन होते हैं, आपको नयन देव होते हैं। उनके बाद जो है इसको गंग देव ने इसको क्या किया था, अपने पुत्र नरसिंह देव के द्वारा शासन किया था। नरसिंह देव के शासनकाल में आपको बख्तियार खिलजी, जो हम लोग बार बार करते हैं ना कि बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है, आक्रमण करने के बाद जो ये जितने भी विहाराज होते हैं, जितने भी जो आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मठ होते हैं, उसको क्या करते हैं, नस्तु नाबूद कर देते हैं। जिसमें आपको जो आपको नालंदा का नाम भी आता है, विक्रमशिला को भी इन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था, आक्रमण किया था। तो ये आपको बस याद रखना, ये नरसिंह देव, ठीक है, शासनकाल में बख्तियार खिलजी क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और नालंदा तथा विक्रमशिला विहार को नष्ट कर देते हैं। तो ये जब हम लोग मिडिवल मध्यकालीन जो आपको इतिहास पे जाएंगे तब और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो टिल नाउ बस आपको याद रखना ये पॉइंट, आपको मध्यकालीन बिहार से इसको कनेक्ट करने वाला कौन सा, कर्नाटक डायनेस्टी। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि देख लेते हैं। एक तो मैप से आपको चीज़ें याद रखना है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। जैसे कि हम लोग बात करते 625 ईसा पूर्व में जब आपको गुप्त साम्राज्य अपने डिक्लाइन पे है, पतन पे है, तो कहाँ पे कौन कौन रूल कर रहा है। तो मथुराज, अगर कनौज वाले एरिया में देखा जाए तो मखौरीज अर्थात पुष्यभूति डायनेस्टी जिसको बोला जाता था, हर्षवर्धन वाला मखौरीज याद रखना आपको। लेट गुप्ता यहाँ पे पाटलिपुत्र में, गौड़ा याद रखना आपको, ठीक है, गौड़ा अर्थात जो जिसको शशांक द्वारा, शशांक राजा होते हैं और इनकी जो है लड़ाई होती है किसके साथ, हर्षवर्धन के साथ। और अंत में हर्षवर्धन क्या करते हैं, गौड़ा के राजा जो है शशांक की हत्या करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको होता है वर्मन जो है ये आपको असम वाले जो एरिया है वहाँ पे इनका राज्य होता है। फिर आपको ताम्रलिप्ति याद रखना, ये आपको पोर्ट है, ये बंदरगाह है जो कि आपको वेस्ट बंगाल में है। फिर आपको कालाचूरी, ये आपको सेंट्रल इंडिया में है। कलिंगा ऑलरेडी उड़ीसा में, तो कलिंगा आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा मैत्रिकाज, ये पूछा गया था, ये एक साथ आपको क्रोनोलॉजी बनाने के लिए, क्रम जो है वो लगाने के लिए आ जाता है कि आपको समकालीन आपको कौन कौन से राज्य थे 1625 के आसपास। तो मैत्रिकाज आपको कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है, वल्लभी जिसको बोला जाता है। इसके अलावा प्रतिहाराज आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो पश्चिमी भारत है आपको वहाँ पे प्रतिहाराज है, गुजरात वाला, राजस्थान वाला एरिया मान के चलो आप। फिर आपको यहाँ पे चालुक्याज, कर्नाटक वाले एरिया में आपको चालुक्याज हैं, जिसमें आपको पुलकेशिन द्वितीय का तो नाम पक्का याद रखना, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय क्या करते हैं, हर्षवर्धन को हराते हैं। फिर आपको पल्लवाज, ये आपको तमिलनाडु वाले एरिया में, चेराज, पांड्याज, ये सब साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन कौन रूल कर रहा है जब आपको गुप्ता साम्राज्य का डिक्लाइन होता है। यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल है, जैसे कि रेवेन्यू सिस्टम क्या था, क्या क्या चीज़ें थी। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कौन से राजा कौन किसके समय में आते हैं, रेवेन्यू कैसा रहता है इसमें, ये सब सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है किसके टाइम पे, जैसे कि फाउंडर कौन कौन थे, कौन से राज्य जो आपको कौन सा वंश है, किसको इसकी स्थापना किसने की थी। तो चालुक्य भी 2 तरह के थे, चालुक्य ऑफ
बादामी थे, ठीक है, और चालुक्य जो थे आपको आंध्र प्रदेश में अलग थे, ठीक है, जिसको चालुक्य ऑफ वेंगी बोला जाता है। तो चालुक्य ऑफ बतापी पूछा जाए तो इसके राजा जो संस्थापक कौन थे, जयसिम्हा थे। गंगा ऑफ तलाकड़, ये कुंकनिवरम है, ठीक है। फिर गुप्ताज ऑफ मगध, ठीक है, यहाँ पे श्रीगुप्त ऑलरेडी हमने पढ़ा, श्रीगुप्त, इसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। फिर अगर कादम्बास के बारे में पूछा जाए, वनवासी, ये सवाल नहीं आया है बट पूछा जा सकता है, ये आपको जो मयूर सरमन थे। फिर किंगडम ऑफ गौड़ा, ये बंगाल, गौड़ याद रखना वो बंगाल। यहाँ पे आपको शशांक ऑलरेडी मैंने बताया, और इसकी शशांक पहले आपको परेशान करते हैं हर्षवर्धन को, बाद में हर्षवर्धन इनकी क्या करते हैं, हत्या करते हैं। फिर आपको किंगडम ऑफ थानेश्वर, जिसको स्थानेश्वर बोला जाता है, यूपीएससी में सवाल पूछा गया था, स्थानेश्वर जो है वो कहाँ पे याद आपको रखना है, हरियाणा में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पुष्यभूति होती है, और यही पुष्यभूति आपको कहाँ पे चली जाती है, कन्नौज जाती है, और वहाँ पे मखौरीज होते हैं। फिर लेटर गुप्ताज में आपको मगध और मालवा वाले रीजन में कौन होते हैं, कृष्णगुप्त होते हैं। मैत्रिकाज हमने पढ़ा ना, गुजरात वाले एरिया में, वल्लवी जिसको बोला जाता है, वहाँ पे भट्ट रख होते हैं। मखौरी ऑफ कन्नौज, तो यहाँ पे यज्ञ वर्मन होते हैं। पल्लवाज ऑफ कांची, ठीक है, पल्लवाज जो है वो पल्लव वंश, उसके संस्थापक कौन होते हैं, सिंह वर्मन होते हैं। फिर पांड्याज ऑफ मथुराई, ये कोंडुगन होते हैं। और वकाटक अभी जस्ट मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं उनकी पुत्री की शादी, प्रभावती गुप्ता की शादी की जाती है रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है। बट इसके फाउंडर संस्थापक कौन है, वकाटकस के, तो विद्याशक्ति। तो ये सब आपको पता चल गया कि पोस्ट गुप्ता समयकाल में क्या क्या उपलब्धियां थी, कहाँ पे कौन सा राज्य जो है वो स्थापित किया जा रहा था। तो एक चीज तो आपको पता लग गया कि गुप्त वंश जब आपको पतन पे होता है तो ऐसा कोई सेंट्रल पावर या आपको जो है केंद्र में बहुत ही स्ट्रांग राजा नहीं है। इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए आपको छोटे छोटे राज्य जो है वो बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड है आपको, तो गुप्त वंश से, गुप्त वंश की बात चीज़ें, ठीक है। और तो गुप्त वंश में अगर पूछा जाए सोर्सेज के बारे में, स्रोत के बारे में, तो ऑलरेडी हमने देख लिया कौन कौन से स्रोत है। चाहे आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देखा जो कि हरिसेना के द्वारा लिखा गया है, या फिर आपको बहुत सारे जो है आपको एक और इंस्क्रिप्शन याद रखना है जो कि आपको एग्जाम में मिस हो जाता है, एरन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, एरन शिलालेख। अब ये एक ऐसा शिलालेख है जिससे हमें सती प्रथा के बारे में पहली बार, ठीक है, अगर पूछा जाए पहली बार सती प्रथा के बारे में कहीं से हमें जानकारी मिल रही है तो एरन इंस्क्रिप्शन से, जो कि आपको अभी प्रेजेंट एरन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट एंड ठीक है, और खासकर हमने बिहार से इस चीज़ को जोड़ के देखा, इधर उधर की चीज़ें नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।